नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिवेंद्र सरकार में सामने आया करोड़ों का घोटाला, किसानों को बांटी गई घटिया खाद, आरटीआई के जरिए खुली पोल, कृषि विभाग में खेल। ओडिशा का पर्यवेक्षक बनाए जाने से नाराज हुए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, अब मांगा किसी राज्य के प्रभारी का पद, पार्टी आलाकमान की बढ़ी मुश्किलें। रुड़की के सरकारी स्कूल से सामने आया शर्मसार करने वाला मामला, स्कूल के टीचर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों के हंगामे के बाद दर्ज हुई एफआईआर। पौड़ी के कटु गांव से दो बहनों का सामने आया वायरल वीडियो, पथरीले रास्ते पर 3 किलोमीटर पैदल चलकर दादी को पहुंचाया अस्पताल, बीमार दादी के गिरने पर सरकार से गुहार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय कृषि विभाग में करोड़ों का खेल किस तरह से खेला गया, इसका पूरा मामला उजागर हुआ है। आरटीआई के माध्यम से करोड़ों के घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। त्रिवेंद्र सरकार के समय खेला गया करोड़ों का खेल, कृषि विभाग में करोड़ों का घोटाला, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा, कार्रवाई की जगह दबा दी गई फाइलें। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत सरकार के वक्त किस तरह से कृषि विभाग में करोड़ों का खेल खेला गया, कैसे करोड़ों का घोटाला किया गया, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई के माध्यम से करोड़ों के खेल को उजागर किया गया है। दरअसल कृषि विभाग ने साल 2019 से 20 और 2020 से 21 में किसानों को घटिया जिंक सल्फेट खाद के नाम पर बांटे गए जिंक सल्फेट के नमूने घटिया पाए जाने के बाद भी 2 साल में लगभग 40 करोड़ का जिंक सल्फेट खरीदा गया। कुल खरीद का 80% से अधिक जिंक सल्फेट हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में खरीद की गई। हैरानी की बात तो ये है कि भारत सरकार के केंद्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय रिपोर्ट को दबा दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को सैंपल के घटिया होने की रिपोर्ट 2 साल तक दबी रही और अब फाइल गायब कर दी गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के मुताबिक रिपोर्ट कार्रवाई की संस्तुति के साथ ही मुख्य कृषि अधिकारी को भेजी गई थी और मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय इनकार कर रहा है। कृषि विभाग में घटिया जिंक सल्फेट की खरीद का खुलासा सूचना अधिकार के अंतर्गत एक अपील में हुआ है। बता दें कि 5 साल पहले किसानों को करोड़ों रुपए के घटिया जिंक सल्फेट बांटने और फाइल गायब होने के मामले में सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने डीएम हरिद्वार को 1 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशुधन मिशन योजना के लाभार्थियों को चेक बांटे। इसके अलावा सीएम धामी ने आंचल शहद को भी लॉन्च किया। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पशुपालन विभाग ने कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में सरकार की कोशिश रंग ला रही है। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पूर्ण करने के लिए हमने ये योजना लॉन्च करी थी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जिससे कि कभी भी कोई स्टेट के पास अपनी एक योजना हो जिससे पशुपालकों को हम भलाई कर सकें, पशुपालकों को हम योजनाओं से लाभान्वित कर सकें, उस सापेक्ष हमने ये योजना लॉन्च करी थी। इसका लक्ष्य हमने 1 साल का 1500 लाभार्थियों का रखा था, लेकिन क्योंकि ये योजना इतनी अच्छी है, हमको लगभग 1800 लोगों ने अभी तक इसमें अप्लाई किया हुआ है। 1500 लोगों की योजनाओं को लगभग हमारे जो बैंक्स हैं उनको स्वीकृति मिली है। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 8 घंटे में देहरादून से लखनऊ का सफर तय करेगी। देहरादून रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि यह हाई सेमी स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया
कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि आजादी के 77 साल बाद भी बीजेपी और आरएसएस ने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को स्वीकारा नहीं है। करण माहरा ने कहा कि आज सत्ता पक्ष में बैठे सांसद संविधान को बदलने के लिए लोकसभा में 400 सीटों का मत हासिल करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस ने आज तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है और लगातार उनके सांसद जो हैं वो अजीब अजीब बयान लगातार दे रहे हैं। उनका एक भाजपा के सांसद का बयान कि 400 सीट हमको चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, ये नरेंद्र मोदी जी और उनके साथियों के तथा संघ परिवार के छुपे हुए एजेंडे की ओर को इशारा है। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश में सीए को लागू कर दिया है। सरकार के इस कदम पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस कानून को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही ये कानून प्रभावी भी हो गया है। 4 साल 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद इसे लागू किए जाने के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ठीक उसी तरह से नागरिकता संशोधन कानून को मोदी सरकार ने लागू कर अपना वादा पूरा किया है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था। जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत चिर प्रतीक्षित था। 4 साल पहले कानून बन गया था, लेकिन उसकी नियमावली और सब बन रही थी, वो प्रक्रिया पूरी हुई है। उससे वो लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उपासना के कारण से प्रताड़ित थे, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, पारसी, उन सबको नागरिकता मिलेगी। उनका सपना पूरा होगा, उनके बच्चों का भविष्य शानदार होगा, वो पढ़ सकेंगे, रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ये कानून के बारे में जो लोग भ्रम फैलाते हैं, मैं आपके माध्यम से ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीएए को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले सियासत भी देखने को मिल रही है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी और सिख समुदाय के उन शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता के दरवाजे खोले गए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अत्याचार सहने के बाद भारत में आए और भारत में उन्होंने शरण ली। सीएए किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता, इसके जरिए पात्र व्यक्ति आवेदन करने के योग्य बनता है।
ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें प्रवासियों को वो अवधि साबित करनी होगी कि वो इतने समय में भारत में रह चुके हैं। उन्हें ये भी साबित करना होगा कि वो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने चुनाव से ऐन पहले सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। करण मारा ने कहा कि 10 साल के कार्यकाल के बाद मोदी सरकार चुनाव से चंद दिन पहले ये कानून लाई है, जिस वजह से कांग्रेस को केंद्र की सरकार की नीयत पर शक है। सीएए लागू जो किया गया है उसमें पहला ऑब्जेक्शन तो हमको टाइमिंग का है कि 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीएए को लागू नहीं किया, और जब बिल्कुल अंतिम दौर आ गया है और चुनाव की घोषणा बाकी है, इस समय सीएए को लागू करना, मुझे लगता है कि ये चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण और लोगों को डराने की नीयत से लागू किया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का स्वागत किया है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने सीएए पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया है। महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भैया, सीएए हमारे घोषणा पत्र का अंग था, हमने इसको कानून बनाया, अब लागू हम अपनी सरकार में कर रहे हैं। समय कौन सा चुना जाना है ये कांग्रेस से पूछ के तय नहीं होता है। ये ठीक है कि आज सीए के बाद जो माहौल बना है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी का युद्ध सामूहिकता से लड़ा, बड़ी संख्या में उन देशों के अंदर है जहाँ उन पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। और 2014 से पहले जो भारत में आए थे उन सबको नागरिकता देने का काम है, किसी की नागरिकता को छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में इसका जनसमर्थन। वहीं उत्तराखंड बीजेपी अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए जनता से सुझाव ले रही है। बीजेपी के इस अभियान को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से सुझाव ले रही है ताकि उसे घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और हिंदुस्तान की लोकसभा को भी बताया, लोकसभा के माध्यम से हिंदुस्तान वासियों को भी बताया कि हम हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में प्रथम पंक्ति पर खड़ा करेंगे। और क्योंकि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, लोकसभा 2024 का निर्वाचन की प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो गई है। इस लोकसभा के माध्यम से क्योंकि हर राजनीतिक दल हर चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करता है, हम आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम करेंगे, हम किन किन योजनाओं के लिए काम करेंगे, हम किन किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे, जनता के बीच में जाते हैं। लगता है कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत अपनी नई जिम्मेदारी को पाकर खुश नहीं है, तभी तो उन्होंने किसी भी प्रदेश का उन्हें प्रभारी बनाने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस हाईकमान हरक की इच्छा पर गौर करेगा। देखिए रिपोर्ट। अपनी नई जिम्मेदारी से नाखुश हरक सिंह रावत, किसी प्रदेश का प्रभारी बनने की जताई इच्छा, क्या हाईकमान पूरी करेगा मांग। कांग्रेस हाईकमान ने भले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को ओडिशा प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया हो, लेकिन वो इस पद से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से किसी प्रदेश का प्रभारी बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस कोई ऐसा प्रदेश उन्हें दे दे जहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में हो। अपने राजनीतिक अनुभवों को लेकर उस प्रदेश में कांग्रेस को 5 सालों के भीतर नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड विधायक की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन उन पर हाईकमान ने अगर भरोसा किया तो वो लोकसभा के लिए उत्तराखंड की राजनीति करना चाहेंगे। कुछ ही विभाग छूट गए, तो अब इसलिए मैं उत्तराखंड की राजनीति में, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की राजनीति नहीं करूंगा, एमएलए की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। बस सिर्फ मैंने ये आग्रह था। और पार्टी हाईकमान अगर मुझे, मैंने ये भाजपा के हाईकमान से भी निवेदन किया था और अब कांग्रेस के हाईकमान से भी यही निवेदन मैंने किया था कि भाई मुझे आप कोई जिम्मेदारी अगर पार्टी देती है, मुझे आप सबसे कमजोर प्रदेश दे दो, सबसे कमजोर प्रदेश है वो दे दो आप मुझे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 1 साल के अंदर वहां पार्टी को खड़ा कर दूंगा या 2 साल में खड़ा कर दूंगा।
लेकिन 5 साल में ऐसी स्थिति खड़ी कर दूंगा कि वहां पार्टी नंबर 1 स्थिति में लाने की कोशिश मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने काम करने के तरीके पे भरोसा है, मुझे अपने उस पे भरोसा है। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं और एक अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी के लिए निभाते आ रहे हैं। जहां तक किसी प्रदेश का प्रभारी बनाने की बात है तो ये सब हाईकमान की ओर से तय होता है। देखिए, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है किसको प्रभारी बनाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और हरक सिंह जी काफ़ी सीनियर हैं पॉलिटिक्स में और उनको उड़ीसा में अभी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसके एक मेंबर आदरणीय हरक सिंह रावत जी भी हैं और पार्टी से उन्होंने कहाँ क्या कहा ये मेरी जानकारी में नहीं है और पार्टी जो उपयुक्त समझेगी वो करेगी, वो निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत को ओडिशा विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है और ओडिशा एक संवेदनशील राज्य है जहां पर कई सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ऐसे राज्य की जिम्मेदारी मिलने पर हम हाईकमान का धन्यवाद करते हैं और ऐसी जगह पर उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए, हरक सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। पार्टी हाईकमान ने उनको उड़ीसा का पर्यवेक्षक बनाया है विधानसभा चुनाव के लिए। 3 आदमी की टीम है, उसमें वो भी सम्मिलित हैं और उड़ीसा एक संवेदनशील राज्य है और वहाँ पर कई वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर भी है। ऐसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी मिलने पर हम तो हाईकमान का धन्यवाद भी करेंगे कि उत्तराखंड के हमारे वरिष्ठ नेताओं को हाईकमान के स्तर से जिम्मेदारी मिल रही है। ये अच्छी बात है और हरक सिंह जी को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई भी है। और देखिए, इसमें बाकी को हरक सिंह जी की कह सकते हैं कि क्या उनकी मानना है, किस तरीके की बात उन्होंने कही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने हरक सिंह रावत को ओडिशा का पर्यवेक्षक बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ ही उन्हें ऑक्सीजन देने का काम किया, लेकिन लगता है कि हरक सिंह रावत अपनी नई जिम्मेदारी से खुश नहीं हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान हरक सिंह रावत की मांग को पूरा करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर पौड़ी जिले के विकासखंड जहरी खाल में पड़ने वाला कटु गांव से 2 बहनों का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल दोनों बहनें उबड़ खाबड़ रास्ते से अपनी बीमार दादी को अस्पताल ले जा रही थी और 3 किलोमीटर वो पैदल चली। इस दौरान उनकी बीमार दादी कई बार उस पथरीली जमीन पर गिर गई। दादी की इस दशा को देखने के बाद दोनों बहनों ने वीडियो बनाकर प्रदेश सरकार को गांव के हालात से रूबरू कराने की कोशिश की। वहीं हमारे संवाददाता से बातचीत में बहनों ने बताया कि अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन गाँव में सड़क अब तक नहीं पहुंची है। सड़क का मामला है रेतपुर का और पहले हम दादी को पकड़ के लाए हैं, पकड़ के, और जो वहाँ की रोड है रणकोट की, उसका मलबा वहाँ आ रखा हमारी रोड पे। हम देवडाली के हैं और सतपुली के बीच की रोड है, इसलिए हमें समस्या हो रही है जाने में। अब दादी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम लेके कहाँ जाए, ना हमारे रहने का ठिकाना है न कहीं। और शिकायत नहीं करी क्या PWD से? हमने कितनी बार शिकायत की, उन्होंने कोई वो की ही नहीं। उधर डोईवाला विधानसभा की 3 पंचायतें सनगांव, नाही, काल और सिंधवाल के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है, जबकि उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को लोकतंत्र के पर्व के महत्व को समझाने की कोशिश की। बावजूद इसके ग्रामीण अपनी मांग पर अड़िग हैं। मताधिकार आपका अधिकार है, उसका प्रयोग कीजिए, आप उससे अपनी नाराजगी व्यक्त कीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि विकास की पहली सीढ़ी सड़क, और जितना मौलिक अधिकार हमारा वोट देने का है उतना ही मौलिक अधिकार हमारा इन सरकारों से सड़क मांग। आज हम लोगों ने इनको बताया है जो उसमें प्रोग्रेस है रोड के डेवलपमेंट में, जो हमारे फॉरेस्ट से जितने भी ऑब्जेक्शन लगे थे वो निराकरण करके भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। तो आज हम लोगों ने इनको अपडेट किया है उस इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके साथ साथ इनके साथ बातचीत करते हुए ये भी एक चीज़ सामने आई है कि ये लोग और उच्च अधिकारियों से बात करना चाहते हैं। तो हम आज की जो भी यहाँ पे वार्ता हुई है उसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को करते हुए उनसे एक समय लेके इन लोगों की एक बार मीटिंग जिले स्तर पर। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने सभी विधानसभाओं के सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा निर्वाचन के दौरान
दौरान काम करने वाली टीम FST, SST और VST के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव के चलते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता प्रभावी होते ही सभी टीमों को कैसे काम करना है, इस पर मंथन हुआ। इलेक्शन क्योंकि अभी MCC अनाउंस होने वाली है, सारी जो तैयारियां हैं सभी विधानसभाओं की वो लगभग अंतिम चरण में चल रही हैं। जो भी चीज़ें करी जानी होती हैं, ड्यूटीज़ वगैरह लगनी होती हैं, तो 4 विधानसभाओं की मीटिंग हम लोगों ने आज करी थी यहाँ पर। उसके सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, FST, SST, VST वगैरह जो टीमें हैं उनकी एक मीटिंग की है और उनकी ट्रेनिंग क्योंकि एक बार पहले हो चुकी है, तो जो सामान्य दिशा निर्देश थे वो उनको सबको बताए गए हैं। इसके बाद AROs के साथ भी एक मीटिंग करी गई है और विधानसभा स्तर पर जो तैयारियां होती हैं इलेक्शन से के संबंध में आचार संहिता से पूर्व, वो सभी विधानसभाओं के स्तर पर समय से सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। इस अभियान को लेकर SSP देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पुलिस प्रशासन लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील कर रहा है ताकि जिन क्षेत्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है उसे बढ़ाया जा सके। देखिए, ये हम सब आम नागरिक का, जो भी हमारे देश के नागरिक, सबका ये एक लोकतंत्र में कर्तव्य है कि वो बढ़ चढ़कर ये लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट देकर इसमें पार्टिसिपेट करें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक बाइक रैली निकाली है ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें। आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी लोग आगे निकलें, बाहर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें। वहीं उत्तराखंड पुलिस नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से अलर्ट मोड पर है। IG नीलेश आनंद भरने ने सभी जिले के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर कई क्षेत्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, वहीं कई इलाकों में PSP पहरा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये जो CA कानून जो पारित हो गया है, इसमें जो माननीय अपर पुलिस महानिदेशक है श्री अंशुमन सर, इनके द्वारा जो है समस्त जिला प्रभारियों को जो है निर्देश दिए गए कि वो जो है अपनी सतर्क दृष्टि जो है सभी जगह बनाए रखे और उचित जो है PAC और जिला पुलिस का बल वहाँ लगा के रखे, खासकर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर मिश्रित आबादी है, जहाँ पर पूर्व में इस प्रकार की जो है सांप्रदायिकता से संबंधित मामले आए हैं। साथ ही ऐसे स्थानों पर जो है वार्ता करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। तमाम ऐसे संगठन है जिनको कोई अपना बात कहनी हो वो ज्ञापन दे सकते हैं, विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में हो। देहरादून में पुलिस ने कोबरा गैंग के विदेशी ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। ड्रग पैडलर से 16 ग्राम से अधिक कोकीन और 60,000 से अधिक कैश बरामद हुआ है। अहम बात यह है कि ड्रग पैडलर दून के एक जाने माने स्कूल की पूर्व टीचर है। देहरादून के SSP अजय सिंह के मुताबिक आरोपी महिला दिल्ली से कोकीन लाकर देवभूमि में बड़ी पार्टियों में सप्लाई किया करती थी। थाना राजपुर क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व जो है 3 लोग को अरेस्ट किया गया था जिनके पास से कोकीन बरामद हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि एक गैंग जो है दिल्ली से अफ्रीकन नेशनल है जो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। लगातार इस पर इनपुट को इकट्ठा किया जा रहा था। कल सूचना पर एक चेकिंग अभियान के दौरान कि ये लोग निकलने वाले हैं, कहीं पर सप्लाई होने वाली है, उस पर डाइवर्जन पर जो है गाड़ी चेक की गई रोककर, तो उसमें एक युगांडा की नेशनल है उनको अरेस्ट किया गया और उससे भी कोकीन बरामद की गई। साथ ही साथ एक युवक और युवती को भी अरेस्ट किया गया। जो देहरादून के गन हाउस में आज भी कई हथियार ऐसे हैं जिनका कोई भी मालिक नहीं है। कुछ हथियारों के मालिक उनको लावारिस छोड़ चुके हैं तो कुछ हथियारों के मालिक दुनिया ही छोड़ चुकी हैं। ऐसे में इन असलहों की देखभाल करना भारी पड़ रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में आप जिन असलहों को देख रहे हैं ये वो हथियार हैं जिन्होंने अपनी उम्र के पड़ाव को पूरा कर लिया है। आलम यह है कि इन हथियारों को चलाने वाले भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज ये हथियार केवल अलमारियों और तहखानों की शोभा ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब इन हथियारों से गन हाउस के लोग भी परेशान हैं और सरकार से इन हथियारों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। एक आध सैकड़े से ज्यादा ही हैं हथियार ये, पर अब हम क्या करें, हमारी समझ में ये नहीं आता। परंतु शासन और प्रशासन से हमारा सिर्फ यही निवेदन है, विनती है कि अगर हम लोग भी अब वरिष्ठ हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन हथियारों से हमें निजात दिलाई जाए
हम ये सेफ कस्टडी का वही नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आने वाली जो जनरेशन है वो कोई भी इस व्यापार को नहीं करना चाहती। देहरादून में 3 गन हाउस हैं, जिनमें लोग अपने हथियारों को जमा करते हैं या फिर मेंटेनेंस के लिए छोड़ जाते हैं। बात करें केवल श्याम गन हाउस की तो साल 1963 से अभी तक करीब 400 असलहे हैं, जिनके मालिकों ने इनको जमा तो करवाया लेकिन वापस नहीं ले गए। इनमें से कई असलहों के मालिक की मौत हो चुकी है और अब ये सभी बंदूकें अलमारियों में ही पड़ी हैं। कुछ दुकानें यहाँ पहले थी, जैसे इंडियन स्टोर्स, फ्रंटियर गन हाउस, उन सब का जब वो दुकानें बंद हुई तो उन सब के यहाँ जो सेफ कस्टडी में जमा थे वो मैसर हिमालय आर्म्स के यहाँ जमा हो गए। जैसे यहाँ झंडा साथ पे महंत इंद्रेश चरण दास जी होते थे, उनके यहाँ भी एक आर्मरी हुआ करती थी, तो उन्होंने भी अपनी जितनी भरवा बंदूकें पुरानी अपने गुरुद्वारे को सुरक्षित करने के लिए पहले रखी हुई थी, वो सारी जमा करवाती थी। अब हिमालय आर्म्स में जमा हुई तो हिमालय आर्म्स के बाद जब बंद हुई, हिमालय आर्म्स के जैन साहब की मृत्यु के उपरांत वो सारी बंदूकें श्याम गन हाउस में जमा हो गई। और हम भी सेफ कस्टडी में जो लोग मर जाते हैं उनकी बंदूकें जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा अपने यहाँ जमा करते हैं। साल 1963 में राजा उदित प्रताप की बंदूकें और महंत की बंदूकें आज भी अलमारियों में पड़ी जंग खा रही हैं। इन असलहों को सरकार यदि संरक्षित करती है तो ये आगे आने वाले समय में म्यूजियम की शोभा बढ़ा सकती हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिवेंद्र सरकार में सामने आया करोड़ों का घोटाला, किसानों को बांटी गई घटिया खाद, आरटीआई के जरिए खुली पोल, कृषि विभाग में खेत। ओडिशा का पर्यवेक्षक बनाए जाने से नाराज हुए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, अब मांगा किसी राज्य के प्रभारी का पद, पार्टी आलाकमान की बढ़ी मुश्किलें। रुड़की के सरकारी स्कूल से सामने आया शर्मसार करने वाला मामला, स्कूल के टीचर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों के हंगामे के बाद दर्ज हुई एफआईआर। पौड़ी के कटु गांव से 2 बहनों का सामने आया वायरल वीडियो, पथरीले रास्ते पर 3 किलोमीटर पैदल चलकर दादी को पहुंचाया अस्पताल, बीमार दादी के गिरने पर सरकार से गुहार।